आज के न्यूज रूम में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज के न्यूज रूम में हम आपको अलग अलग खबरों से वाकिफ करवाएंगे और वहीं पर सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ते सड़क हादसों की। जिस तरीके से सड़क हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे जगहें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में कंसीडर की जा रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कल हुए झज्जर कोटली के पास रोड एक्सीडेंट की और इसी के साथ पिछले कुछ और 10 दिनों का आंकड़ा सामने लाया जाए तो ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में 20 ऐसे लोग हैं जिनका रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ है वो हुई है। और इसी के साथ जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये भी सामने आए हैं जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जम्मू नेशनल हाईवे यानी कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से जो हालत है वो बनी हुई है और जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो भी एक मेजर रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और हाईवे पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो होने की वजह से पिछले 5 सालों का जो डेटा है वो सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक करीबन 1200 ऐसे लोग हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट में यानी कि सड़क हादसों में जो मौत है वो हो गई है। और इस बीच सबसे पहला रीज़न इसमें ट्रैफिक जाम को कंसीडर किया जाता है और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए श्रीनगर में भी अब इसको लेकर ड्राइव चलाई जा रही है। और जम्मू और श्रीनगर जो है वो दो ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम सुबह और शाम को देखने को मिलता है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कि एम्बुलेंसेज जो जा रही हैं उनके लिए एक प्रॉपर अलग से रास्ता हो ताकि जो लोग हैं जिन्हें इमरजेंसी के लिए मेडिकेशन की ज़रूरत है उन्हें जल्द से जल्द मेडिकेशन मिल सके और इसके लिए एम्बुलेंस के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन वहीं पर सड़क हादसों पर एक बार बात करें तो जहां पर पिछले 10 दिनों का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि 20 ऐसे लोग हैं जो कि इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच जो सबसे ज़्यादा प्रोन एरियाज़ हैं यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू डिवीज़न की और जम्मू कश्मीर में जहां पर सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते हुए नज़र आते हैं उसमें से 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू रीजन की जो कि सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर और जम्मू ये ऐसी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि पिछले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा आंकड़े एक्सीडेंट्स के सामने आए हैं। यानी कि जो रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं वो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा हुए हैं और जिस बीच 21 लोगों की मौत इन मेजर एक्सीडेंट्स में हुई है। और इसमें जो मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें से 3 ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो कि नेशनल हाईवे पर हुए हैं। और रीज़न उसका सिर्फ एक है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नेशनल हाईवे पर उसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं और लैंडस्लाइड्स होने की वजह से जो फिसलन है वो हाईवे पर रहती है जिसके बाद ये जो ट्रैफिक की वजह से और साथ ही साथ जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो होते हैं। आपको ये भी बताएं कि इसके लिए जो मेजर रीजंस बताए जा रहे हैं वो यही बताए जाते हैं क्योंकि अमूमन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो ओवरलोडिंग करते हुए नजर आते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजेंट हमें देखने को मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ऑफिशियल्स के बार बार बोलने के बाद भी जो स्क्रैप हो चुकी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कि जो गाड़ियां बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और जिनकी डिप्रिशिएट वैल्यू अब 0 रह चुकी है लेकिन फिर भी उन्हें सड़कों पर उतारा जाता है जिसकी वजह से ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं ये हो रहे हैं। लेकिन आई विटनेसेस का भी यही कहना है कि जो एक्सीडेंट्स हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहे हैं, ओवर क्राउडिंग की वजह से हो रहे हैं और क्योंकि पुराने व्हीकल्स हैं तो इस वजह से ये जो रोड एक्सीडेंट्स है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं पर जब एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात की जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन इससे किनारा करता हुआ नजर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वेदर सही नहीं रहता और वेदर खराब होने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर इसका असर पड़ता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं जिसकी वजह से ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये होते हैं। लेकिन इसके बहुत अलग अलग रीजंस हैं क्योंकि कर्वी रोड्स होने की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और कर्वी रोड्स है, मोड़ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और जब लैंडस्लाइड्स इस पर हो जाती हैं तो और ज़्यादा जो खतरा है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के लिए हो जाता है। यानी कि बार बार ऑर्डर निकालने के बाद भी और व्हीकल्स को स्क्रैप करने के बाद भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल 0 डिप्रिसिएशन वैल्यू के साथ सड़कों पर चलाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं और जिसकी वजह से ये जो रोड एक्सीडेंट्स है ये आए दिन होते रहते हैं। इस बीच रैश ड्राइविंग जो है वो
दूसरा ऐसा है मुद्दा जिस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स के बारे में बार बार लोगों को बताया जाता है, लोगों को अवगत करवाया जाता है, अवेयरनेस कैंप्स चलाए जाते हैं, लेकिन रैश ड्राइविंग होने की वजह से भी जो एक्सीडेंट्स है वो सबसे ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं। इस बीच अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो यही सामने आया है कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में 1200 ऐसे लोग हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो चुकी है। यानी कि ये डेथ रेट है जो कि रोड एक्सीडेंट से सामने आया है। और अगर ज़्यादा पुरानी बात ना करें तो पिछले 10 दिनों की अगर बात करते हैं तो 20 ऐसे लोग हैं जो कि इन रोड एक्सीडेंट्स में मर चुके हैं, जिसमें 3 ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो कि सिर्फ नेशनल हाईवे पर हुए हैं। और ये कोई छोटे एक्सीडेंट्स नहीं थे बल्कि मेजर एक्सीडेंट्स थे जिनको कंसीडर किया जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन होने की वजह से नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। और इस बीच 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, जिसमें रामबन, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और उधमपुर आते हैं। तो इस बीच एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़रूरत है कि वो इन सब पहलुओं पर चर्चा करे, लोगों में अवेयरनेस दे, चाहे वो रैश ड्राइविंग को लेकर हो, चाहे वो ओवरलोडिंग को लेकर हो या फिर यूजेज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स हो। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे कल हुए हादसे की, क्योंकि जिस तरीके से कल एक भयानक हादसा सामने आया जहां अमृतसर से कटरा जा रही बस झज्जर कोटली के पास जाकर उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद से क्या कुछ अपडेट इसके रिगार्डिंग आ रही है, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शीतल यहां पर जुड़ेंगे जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे। हादसे लगातार हो रहे हैं और खासकर जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग की बात करें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं। खासकर डोडा और किश्तवाड़ की बात करें तो इस इलाके में लगातार 2 वाहन हो, 4 वाहन हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, लगातार कहीं ना कहीं ये हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं और कई जाने भी इन हादसों में जा रही हैं। और अपने आप में एक सरकार के सामने और प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहते हैं कि हादसा हादसा होता है और हादसा जो है वो भगवान की मर्जी है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में भी हैं। अगर हम हादसों को रोकना चाहें तो इस पर भी हम काम कर सकते हैं। हम सड़कों को ठीक कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस अगर सही और सुचारू रूप से व्यवस्थाएं सड़कों पर रखेगी तो रैश ड्राइविंग जो है उसमें कमी आ सकती है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो कम हो सकता है, या बाकी जो भी हादसों के कारण रहते हैं उन पे कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। फिलहाल इस पर भी अब सोचने वाला समय जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामने है, क्योंकि लगातार हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा हादसा झज्जर कोटली में हुआ, उससे पहले उसके बाद तुरंत बाद जो है वो किश्तवाड़ से भी एक बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। उसके पहले दिन डोडा से भी एक हादसा आया था जिसमें 4 जानें गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो सिलसिला है, हादसों का सिलसिला है, ये लगातार चल रहा है, लेकिन इसको अभी भी गंभीरता से प्रशासन ने नहीं लिया है कि आखिर इन हादसों का क्या कारण है। फिलहाल कल जो हादसा हुआ था वो बहुत दुखद हादसा हुआ था झज्जर कोटली में। ये बस अमृतसर से कटरा की ओर जा रही थी, लेकिन झज्जर कोटली में पुल से नीचे गिरी और एक बहुत बड़ा हादसा पेश हुआ जिसमें लगभग 60 से 70 लोग सवार थे और इसमें 10 लोगों की जो है वो मौत हुई है और साथ ही साथ बाकी अन्य जो उसमें लोग सवार थे वो घायल हुए हैं। फिलहाल इस पर एक बड़ी अपडेट आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जो जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने अब इस पर सवाल उठाया है कि जो बाहरी राज्यों से आ रही बसें हैं क्या वो परिचालन, क्या वो नियमित रूप से उनका हो रहा है, क्या उनकी एंट्री यहां पर प्रवेश द्वार में हो रही है, क्या उनको एंट्री करके ही यहां पर लाया जाता है या फिर वो बसें बिना एंट्री के जो है वो जम्मू कश्मीर में घुसती हैं। और वो कहीं ना कहीं उस पर अब जांच की मांग जो है वो जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि झज्जर कोटली में जो बस सड़क हादसा हुआ जिसमें लोग मारे गए हैं उसके जुलाई महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अन्य प्रदेशों की जो प्राइवेट बसें हैं उनका परिचालन प्रदेश में शुरू हो जाता है, यानी यात्रा शुरू हो जाती है और जो बाकी राज्य हैं उसमें भी गाड़ियां जो है यहां पर आना शुरू हो जाती हैं, उनका परिचालन शुरू हो जाता है। तो बात यहां पर यह है कि क्या उनकी एंट्री होती है या नहीं, क्या उनको लीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में एंट्री दी जाती है या फिर वहां पर भी कोई झोल आता है। कहा जाता है कि बाहरी राज्यों से कई सारी गाड़ियां ऐसे हमारे राज्य में या फिर जम्मू कश्मीर में आ जाती हैं जिससे राजस्व में भी जो है वो असर पड़ता है, जम्मू कश्मीर के राजस्व पर भी असर पड़ता है।
तो साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात की जाए तो 2,000 रुपए की एंट्री फीस वसूलने का प्रावधान है, लेकिन वो लिया जा रहा है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे में अधिकतर जम्मू आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं, राज्यों की जो प्राइवेट बसें हैं, और कुछ दिनों की एंट्री फीस की अदायगी कर महीनों जम्मू से श्रीनगर, अगर कुछ दिन की वो एंट्री फीस कर भी लेते हैं, लेकिन कई महीनों तक जम्मू से श्रीनगर की ओर यहां पर जो है वो आवाजाही करते हैं, अन्य रूटों पर यात्रियों को लेकर आवाजाही करते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो वेलफेयर एसोसिएशन जो है, उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ये गुहार लगाई है, ये अपील की है कि अमरनाथ यात्रा जो आने वाली है उस दौरान बाहरी राज्यों से आने वाली बसों की जो है वो नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए, उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बसें एंट्री फीस के नाम पर प्रदेश के राजस्व को चूना लगा रही हैं, यानी कुल मिलाकर राजस्व पर भी इसका असर पड़ता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये हादसों का सिलसिला है वो कैसे थमेगा, कैसे इन हादसों पर रोक लगाई जा सकती है, कैसे प्रशासन को एक रणनीति के तहत, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इन हादसों को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। और इस पर कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के जो संभाग है, इसमें कुछ एरिया है, जो डोडा किश्तवाड़ की बात करें या उधमपुर रामबन की बात करें, तो वहां से लगातार इस तरह के हादसे आते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर प्रशासन इस पर जरूर कदम उठाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मेरी सहयोगी आत्या आपके सामने आएंगी और अपनी अपडेट जो है वो आपके सामने रखें। जहाँ पर अगर हम बात करें, एक लॉ चेंज कर दिया गया है जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी इफ़ेक्ट होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें किसी एक कंट्री में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लॉ जो है वो चेंज हुआ है, और जहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया काफ़ी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करती हैं, तो काफ़ी उसकी पॉलिसी में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जहाँ पर अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक लॉ जो है वो चेंज किया गया है, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ आती है उनकी तरफ से ये चीज़ कही गई है कि डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन का एक लॉ लाया गया है। यानी कि इनकी तरफ से ये लॉ लाया गया है कि जितनी भी कंपनीज़ है, अगर वो डिफॉरेस्टेटेड लैंड पे बनी है, यानी कि जहाँ पर पहले पेड़ों को काटा जाता है, उसके बाद वहाँ पर कंपनीज़ बनाई जाती है, तो वहाँ से जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो वहाँ से जितना भी सामान है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि इंडिया को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, और इंडिया को $1.3 तक का नुकसान देखने को मिल सकता है। और इन कंपनी का जो ये लॉ है, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, जितनी भी EU के अंडर जो कंट्रीज़ है, वो सारी कंट्रीज़ इस लॉ को अपनाएंगी। जहाँ पर जिस तरीके से इंडिया की बात की जाए, जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी है और उसने उस जगह पे कंपनी बनाई है जहाँ पर उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करनी है, यानी कि पहले पेड़ों को काटा जाता है, उसके बाद वहाँ पर कोई कंपनी सेटअप हो जाती है, तो वो जो कंपनी होगी वहाँ से जो सामान जाएगा, जो EU मेंबर की कंट्री सामान वहाँ से लेगी, तो पहले वो जाँच करेंगी कि क्या डिफॉरेस्टेटेड लैंड पे ये कंपनी बनी है। अगर ये चीज़ सामने आ जाती है तो उस कंपनी पे फाइन भी लग सकता है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन की तरफ से यही चीज़ कही गई है कि उन कंपनीज़ पे फ़ाइन भी लगाया जाएगा, और पूरी कोशिश होगी कि उन कंपनीज़ से जितना भी सामान है वो इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता था चीज़ें, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंडिया से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है, डिफॉरेस्टेटेड लैंड पर अगर कंपनीज़ बनी होंगी तो EU की जितनी भी कंट्रीज़ है वो इंडिया से सामान इंपोर्ट नहीं करेंगी, और जिसकी वजह से कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से कहा गया है कि इंडिया में $1.3 का जो एक्सपोर्ट का नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। जहां पर अगर हम बात करें, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए, इन पे पहले भी इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि जितना भी कार्बन एमिशन होता है वो इन कंट्रीज़ की वजह से होता है, क्योंकि ये बाकी सभी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके लॉ को चेंज करना पड़ा, पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा, ताकि जो कार्बन एमिशन हो वो कम हो सके। इसी को चलते ये फैसला लिया गया है ताकि जितनी भी डिफॉरेस्टेशन है वो ना हो, और जितनी भी कंपनीज़ है जो कि उस लैंड पर बनी हो, वहाँ से कोई भी चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में ना जाए, यानी कि इम्पोर्ट वहाँ पर नहीं
किया जाए। और जहाँ पर बात की जाए इंडिया, कहा जाता है कि इंडिया काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं यहाँ से भी एक्सपोर्ट होती हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें वुड, पाम ऑयल, सोया, कॉफ़ी, कोका, जो रिबन, कैटल इंपोर्ट यहाँ से किया जाता है। लेकिन अब जो लॉ लाया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ उन्होंने लॉ लाया है कि जितनी भी जो कंपनीज़ होंगी जो डिफॉरेस्टेटेड लैंड पे बनी होगी, वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट है वो नहीं की जाएंगी। यानी कि इंडिया काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब यूनियन जो कंट्रीज़ है वो वहाँ यहाँ से चीज़ें लेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है इंडिया किसको सेल करेगा, और काफ़ी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल यही लॉ लाया गया है ताकि जितने भी कार्बन एमिशन हो वो ना हो। पहले से ही कहीं ऐसे लॉज लाए गए हैं जहाँ पर इनकी तरफ से लगातार ये कहा गया है कि दिसंबर 2022 के बाद ऐसी कंपनीज अगर सेटअप हुई हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज बनी हैं जहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन की गई है, उन कंपनीज को इलीगल माना जाएगा, उन कंपनीज के अगेंस्ट फाइन किया जाएगा। यानी कि उससे पहले अगर कंपनीज बनी हैं तो उनके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा, उससे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और जितनी कंट्रीज है वो इंपोर्ट भी कर सकती है। लेकिन अब उसके बाद दिसंबर 2022 के बाद कोई भी ऐसी कंपनी सेटअप हुई होगी जो कि डिफॉरेस्टेशन लैंड पे बनी होगी, उसके बाद जितनी भी यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, यूरोपियन कंट्रीज है वो वहाँ से जो है इंपोर्ट नहीं करेंगी। यानी कि एक्सपोर्ट वहाँ से जो मटेरियल इंडिया करता था, यानी कि बाकी जो कंट्रीज करती थी, डिफॉरेस्टेशन लैंड की बात की जाए वहाँ पर जो कंपनी सेटअप थी वहाँ से वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया में जो है पूरी तरीके से मेट्रो की शुरू कर दी गई है, और रेलवे लिंक की बात की जाए वो भी प्रोसेस कर दिया गया है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी अब चीज़ देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में भी जो रेलवे लिंक्स है वो यहाँ पर बिछाए जाएंगे। इसी पर हमारे साथ जसलीन कौर जो है वो ज्वाइन करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ रूबरू करवाएंगे। तरह से आत्या ने मेरी खबर के साथ आपको रूबरू करवाया है। जम्मू कश्मीर में बात करें, हालांकि पूरे ही देश में बात करें तो बताया जा रहा है कि 77 न्यू मेट्रो रेल लाइंस जो हैं वो बिछाई जाएंगी, और जिसमें बताया जा रहा है कि जम्मू और श्रीनगर की बात करें तो इन दो सिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से ये बात जो है साफ तौर पर निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अगर जम्मू और श्रीनगर की बात करें तो उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जहाँ पर रेलवेज मिनिस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर पहले अगर बात करें तो जहां पर देश के बाकी हिस्सों के साथ जो है इस साल के अंत में अगर बात करें तो कश्मीर को जोड़ दिया जाएगा, जो कि अब तक के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज की बात करें जो कि रियासी में जो है बनाया जा रहा है, जिस तरह से पूरी तरह से मुकम्मल भी हो चुका है। और उसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही थी कि बाकी देश के हिस्सों के साथ भी कश्मीर जो है रेल लाइन के जरिए जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अब दूसरी बात जो निकलकर सामने आ रही कि जब ये काम पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है किस तरह से मेट्रो रेल लाइंस जो हैं, चाहे जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो वहां पर भी जो है बिछाई जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि इसमें बात करें तो 17 आवर्स पर डे जो है ये मेट्रो रेल्स जो हैं जम्मू कश्मीर में चलने वाली, चाहे हम जम्मू की बात करें या फिर श्रीनगर की बात करें। इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट को, इस पर बातचीत जो है वो विस्तार में की गई थी, पर फिलहाल बताया जा रहा है कि प्रपोजल जो है वो साफ तौर पर रखा गया है ताकि इसमें क्या क्या चीजें और जो हैं आएंगी, जिसमें बताया गया है कि 27 मेट्रो रेल्स की बात करें तो ये यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो पूरे अक्रॉस जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू श्रीनगर की बात करें तो किया जाएगा। और ये प्रपोजल जो है साफ तौर पर रखा गया है, और जो कि 2 इयर्स नाउ की अगर बात करें, और इसमें यह भी बताया गया है कि मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर कहा है कि इसे अप्रूवल मिलने के बाद अगर बात करें तो इस पर काम करना जो है शुरू हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया है कि ये देखा जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से, ट्रैफिक लोड के हिसाब से, फिजिबिलिटी के हिसाब से, फंडिंग के हिसाब से कि किस तरह से यहाँ पर मेट्रो की रेल लाइंस जो हैं बिछाई जाएंगी। अप्रूवल जो है जम्मू और श्रीनगर के लिए होगा मेट्रो रेल लाइंस के लिए, और जो कुछ समय लग सकता है ये भी बात बताई गई है। यूटी गवर्नमेंट की बात करें तो एक डिटेल्ड प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो वहां पर सबमिट कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि 10,599 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जो कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रहेगा जम्मू और श्रीनगर के लिए, जिसमें सेंटर ने अप्रूवल भी किया है, जिसमें 5,734 करोड़ जो है श्रीनगर के लिए है और 4,825 करोड़ जो है जम्मू के लिए किया गया है। एज पर दी प्रोजेक्ट अगर बात करें तो जम्मू में लाइट मेट्रो जो है वो ऑपरेट करेगी, और पूरे दिन में अगर बात करें तो 17 घंटे बताए जा रहे हैं कि 17 आवर्स जो है अ डे ये राउंड द ईयर जो है चलेगी। और वहीं श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी
यही बताया गया है कि 17 आवर्स डेली जो है समर के टाइम भी चलेगी और 14 आवर्स जो है विंटर के समय पे ये रेल जो है चलेगी। वहीं मेट्रो रेल लाइंस के हवाले से ये भी कहा गया कि 1 एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। अंडरग्राउंड टनल्स की बात करें तो वो इतने फिजिबल जो है नहीं बताए जा रहे, और उसके साथ साथ कोचेस की बात करें तो मेट्रो लाइट कोचेस रखी जाएंगी। सिस्टम जो है काफी ज्यादा मॉडर्न होगा, लाइट वेट होगा और स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जम्मू की लाइट रेल सिस्टम की बात करें तो 23 किलोमीटर लेंथ बताई गई है, जहां पर 12 स्टेशन होंगे बिटवीन दी बंतलाब और बड़ी ब्राह्मणा एरिया की बात करें। उसके बाद श्रीनगर लाइट रेल सिस्टम की बात करें तो 25 किलोमीटर की ये लेंथ होगी, जिसमें 12.5 किलोमीटर लेंथ बताई गई है, जो कि इंदिरा नगर से लेकर HMT जंक्शन तक बताया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग रेलवे के ये प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं, किस तरह से कहां पर स्टेशन होगा। हालांकि ये जरूर बताया गया है कि इसे समय जरूर लग सकता है, क्योंकि पहले कश्मीर को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है यहां पर मेट्रो रेल लाइंस जो हैं वो भी बिछाई जाएंगी। तो फिलहाल के चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे। अब तनदीप जो है अगली खबर से आपको रूबरू करवाएगी। शुक्रिया। और वहीं पर डीए हाइक को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हर बार जो है केंद्र सरकार की तरफ से डीए हाइक को लेकर जानकारी सामने आती है। वहीं पर इस बार डीए हाइक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है वो आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि इस बार अब साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लाने वाला है, यानी कि डीए में इस बार जल्दी हाइक मिल सकती है और ज्यादा मिल सकती है। वहीं पर हालांकि फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल यही बताया गया है कि डीए हाइक कर अब जल्द ही अच्छी खबर जो है वो तमाम कर्मचारियों के लिए मिलने वाली है। वो अच्छी खबर क्या है, क्योंकि इस साल 2023 में जिस तरह से पहले भी हाइक मिली और उसके बाद अब ये दूसरी बार है जहां पर डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जा सकता है। और इसी के साथ डीए के साथ इस बार जो है वो फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी कर सकती है, यानी कि अब फिटमेंट फैक्टर जो है उसमें भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही साथ जो है इस बार हालांकि अभी इस संबंध में लेकर कोई जानकारी पर पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को और मजबूत बनाया जाएगा, उसमें और इजाफा होगा। और साथ ही साथ फिलहाल केंद्र सरकार के ने कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में 2.57% जो है वो मिलती थी, जिसमें अब बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी होने के बाद अब ये 3 क्रॉस कर जाएगा। हो भी सकता है कि ये 4 तक पहुंच जाए, यानी कि 4% तक पहुंचे, लेकिन कितना पहुंचेगा उसकी जानकारी नहीं है। वहीं वर्तमान में 4,200 रुपए ग्रेड पे पर कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के रूप में 15,500 रुपए मिलते हैं। और इस तरह केंद्र कर्मी का कुल वेतन जो है वो 15 वहीं पर लगभग 15 × 500 × 2.57 रुपए, यानी कि लगभग इस बार 40,000 तक टच करेगा, इतने का हो सकता है। और इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.86% इजाफा जो है वो करने की सिफारिश की गई है, यानी कि फिलहाल इतनी 1 पॉइंट समथिंग को लेकर ये इजाफा किया गया है कि ये कहा गया है कि इतना इजाफा होना चाहिए। अगर इतना इजाफा नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार सोच रही है कि सिर्फ 1 पॉइंट तक ही इजाफा हो, यानी कि अगर 2.86 फिलहाल चल रहा है और फिटमेंट फैक्टर 1 पॉइंट होगा तो यहां पर 3.86 होगा। लेकिन वहीं पर जो सिफारिश की जा रही है वो 1.86% की जा रही है, जो कि अब 4 तक पहुंचेगा, जिसको लेकर जितने भी कर्मचारी हैं उनमें फिटमेंट फैक्टर जो है उसमें ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहेगा, यानी कि उनकी जो बेसिक सैलरी है उसमें ज्यादा इजाफा होगा। तो ये पूरी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जिस पर अभी फिलहाल कोई भी पुख्ती जानकारी या फिर ये कहें कि कोई अभी तक बिल्कुल भी कोई पुष्टि जो है वो नहीं की गई है किसी भी तरह की। और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर को लेकर पुष्टि की गई है, इसको लेकर बात कही गई है कि इसमें इजाफा होगा और इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन डीए हाइक को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, यानी कि फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं रखी गई है किसी भी आधिकारिक रूप से। लेकिन वहीं पर इस बार जल्द ही इसको लेकर जानकारी सामने आएगी, जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी काफी देरी जो है वो देखने को मिली थी। इस बार देरी नहीं होगी, इस बार जल्द से जल्द इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, ताकि समय रहते जो इसका 2 साल में जो समय दिया जाता है, यानी कि अगर पहला जो है वो जनवरी या फरवरी में डीए हाइक होता है तो दूसरा जो है सितंबर के महीने से शुरू हो जाने की। हालांकि इसका जो समय है वो अगस्त का ही रहता है कि अगस्त के महीने से इसका ये शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें देरी हो जाती है, जो कि सितंबर के महीने तक पहुंचता है, कई बार अक्टूबर के महीने तक भी पहुंचता है। दिवाली पर
जितने भी कर्मचारी उनको डीए पर हाइक मिलती है उससे पहले नहीं मिलती, लेकिन इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि पहले ही ये तोहफा जो है वो तमाम कर्मचारियों को मिल जाए और साथ ही साथ उनकी इसकी अनाउंसमेंट जो है वो जल्द से जल्द की जाए। तो ये नई जानकारी जो है वो डीए हाइक को लेकर सामने आ रही थी और फिलहाल अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का आज के इस न्यूज रूम लाइव में, जहां हमने आपको तरह तरह की खबरों के साथ रूबरू करवाया और इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।